दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि की खेती करने की बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। उसमें से एक प्रणाली है समेकित कृषि, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, IFS, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो आइए आज हम जिस गांव में आए हैं, जिस भाई के पास आए हैं, उनका ऐसे ही IFS का सिस्टम है, यानी समेकित कृषि प्रणाली का सिस्टम है। हम उनसे आगे जानते हैं कि क्यों वो ये चीज़ शुरू किए थे, क्यों एक चीज़ क्यों नहीं करना चाहे, और आगे उनका क्या विज़न है। भैया, तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्यों आप किए थे इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार भैया जी। मैं विवेक मौर्य जी। मौर्य डेयरी फार्म से। अच्छा। और मेरा पहले तो मैंने अपना ये डेयरी मुझे डालना था, यूट्यूब से ही जानकारी ली थी मैंने। और मुझे डेयरी डालना था जी। तो डेयरी के लिए मैंने ये सोचा डेयरी का वेस्ट कहाँ जाएगा। अच्छा। इसके लिए मैंने तालाब बनाया। अच्छा। डेयरी का वेस्ट तालाब में जाता था, तालाब से मछलियाँ ग्रो करती थी जी। तो ये एक पूरक व्यवसाय के तौर पे हो गया था मेरा। अच्छा। और फिर डेयरी का थोड़ा सा काम किन्हीं कारणों के वजह से थोड़ा स्लो हुआ। हाँ। उसके बाद मैंने ये कड़कनाथ पे फार्मिंग शुरू किया। कड़कनाथ में मैंने पहले तो मैं 15 मुर्गियों से शुरू किया था जी। 15 मुर्गियाँ लाया और शौक के तौर पे लाया, और अंडे वगैरह निकलते थे, अपना हम लोग खाते थे। फिर मैंने यूट्यूब से जानकारी लिया कि इसके बच्चे कैसे निकलेंगे जी। हालांकि मुर्गियां बैठती हैं, लेकिन हम लोग बिठाते नहीं है उसको। हाँ। क्योंकि एक बार जब वो बैठेगी तो फिर अंडे देना बंद कर देगी 1 महीने तक, फिर मेरा बैठने पे। हाँ। अच्छा। जब एक बार वो अंडे पे बैठेगी 21 दिन तक बैठे रहेगी, तो 21 दिन तक वो अंडे नहीं देगी। अच्छा। फिर वो बच्चों को चराएगी 1 महीना, तो लगभग 1.5 महीने का उन सबों का अंडे देने का प्रोसेस बंद हो जाएगा। और मैंने इनक्यूबेटर बनाया यूट्यूब पे देख के, और फिर बच्चे निकाले। अच्छा। और 15 से मैंने इतने ग्रो किए, कुछ सेल भी किए। हाँ। अभी भी ऑर्डर आते रहते हैं। अच्छा, लगता रहता है, सेल होता रहता है। तो मतलब आपके अभी फार्म पे डेयरी फार्मिंग और देखो एक छोटा सा तालाब है, वो मछली की फार्मिंग भी, और इधर कड़कनाथ और 1-2 देसी जो है। हाँ, कुछ देसी है इसमें। जैसे देसी रखने का ये रहा कि वो थोड़े से रंगीन होते हैं, तो थोड़ा उन सबों को देख के थोड़ा सा ये मन को कुछ अलग सा होता है, तो अच्छा लगता है जी। और बाकी तो ये मेरे एकदम प्योर जेड ब्लैक कड़कनाथ मेरे एकदम। अच्छा, इनकी पहचान क्या है? ये काले हैं, इसीलिए ये काले हैं। इनका चिकन भी देखिए, कुछ ये पंख उजड़े हुए हैं, तो स्किन भी काला है। ठीक। और इसको आप अगर इसका चिकन आप देखेंगे तो वो भी लगेगा कि थोड़ा सा झुलसा हुआ जला टाइप का। अच्छा। देखने से लगेगा कि ब्लैक है। इसका ब्लड भी निकलता है, तो ब्लैकनेस उसमें भी आती है। अच्छा, वो भी ब्लैक होता है। अंडे ब्राउन होते हैं इसके। हाँ। बट इसमें जो भी है इसका सारा एकदम A to Z ब्लैक ही आता है। अच्छा। इसका ये जो अंडे की कीमत है मार्केट में क्या कीमत होगी, और इस वाले ये जो है कड़कनाथ मुर्गा, इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, जहाँ अवेयरनेस है, जहाँ लोगों में जागरूकता है, जैसे ये रूरल एरिया है, गांव है, तो यहाँ लोगों को नहीं पता है कि इसका क्या वैल्यू है। फिर भी मैं 25-30 रुपए अंडे सेल कर देता हूँ इजीली। ठीक। अदरवाइज अगर आप शहरों की बात कर लें, जहाँ लोग हैं, जहाँ इसके बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि इसका देखिए मेन इसका जो ये है ना न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लाइक 0 होता है, और प्रोटीन ज़्यादा, फैट भी कम होता है, 0 नहीं होता है, कम होता है। और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 25% से ऊपर होती है। अच्छा। तो डॉक्टर रिफ़र करते हैं आपको ये खाने के लिए। अगर आपको चिकन खाना है तो आप वो बॉयलर चिकन ना खा करके इसको खाइए। अंडों के लिए आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उसके लिए तो ये वरदान है। अच्छा। मेरे यहाँ लोग फार्म पे आते हैं, लेके जाते हैं, खाते हैं, और रिजल्ट भी बताते हैं कि बढ़िया रिजल्ट है ठंडी के दिनों में। जैसे वो चिकन होता है तो लाल में आता है, इस तरह आता है। इसका जब ब्लैक आएगा तो दिखने में ऐसा नहीं तो आएगा हम कुछ अलग खा रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आएगा? गलत नहीं। आप टेस्ट तो इसका बेस्ट रहेगा। अच्छा। टेस्ट में कोई वो नहीं है। देखने से ये लगेगा ना कि मतलब थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा हल्का जला टाइप का, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकनेस आएगा चिकन में। अच्छा। ये होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि देखने में आपको बुरा फील होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही फील होगा। और
टेस्ट की तो बात ही छोड़िए। तो कड़कनाथ जो मुर्गा है ये अंडे के लिए भी और मांस उत्पादन दोनों के लिए पालन मिलाया जाता है। हाँ हाँ, कड़कनाथ का अंडे के लिए, अंडे की अब ठंडी पर तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, गर्मी में लोग कम कर देते हैं, लेकिन गर्मी में आप इसके चूजे मेरे पास निकलते हैं। अच्छा। चूजों का भी डिमांड मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। और चूजे निकलते हैं गर्मी में। हाँ, और ठंडी जैसे में कि ये वाला है ना, ब्रूडिंग आप कर रहे हैं चूजों के लिए, इसमें 100 चूजे हैं। 100 चूजे इसमें हैं। कुछ चूजे मैंने घर पे निकाल के ब्रूडिंग कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे मेरा हैचरी सेटअप है। अच्छा अच्छा। छोटी सी हैचरी भी मैंने बना रखी है, तो वहाँ पे मतलब सारा सिस्टम है आपके यहाँ। हाँ, सारा सिस्टम मैंने बना रखा है। ये तो रहा कड़कनाथ मुर्गे का मेन, मतलब फोकस आपका कड़कनाथ मुर्गे पे ही है। अभी के टाइम पे मेन फोकस पहले मेरा डेयरी में था, तो मेरे भाई साहब चलाते थे, किन्हीं कारणों से उसको बंद करना पड़ा। अभी भी मेरे पास एक गिर नस्ल की गाय है, एक गिर नस्ल की बछिया है। थोड़ा उसके बारे में उसका मैंने नस्ल संवर्धन शुरू किया है अपने यहाँ से, छोटे लेवल से, बहुत ही छोटे लेवल से। और उसको मैं नस्ल और उसको बढ़ाना है मुझे। अच्छा। और अच्छे लेवल पे लेके जाना है। अभी देखिए मेरे यहाँ मेरे एक गाय से ये मेरी बछिया निकली थी। अब इसने एक बछिया दिया हुआ है जो गणपति बुल का ये बछिया है। वो बछिया मेरी अपनी थी। अभी ये जो है ये गणपति बुल की बछिया है। और आगे भी अच्छा, क्या ये प्योर ब्रीड होगी ना? 100%। अभी ये 100% में आ गई है। हाँ। और अब इसकी जो बछियां आएंगी सब वो इससे भी बेटर क्वालिटी की हैं। बेटर होंगी। हाँ। क्योंकि इधर तो गिर नस्ल देखने को नहीं मिलता है। आपका जो है ये देसी गौ संवर्धन का काम, बिल्कुल इस पे फोकस करेंगे आप आगे चल के। ये आगे मैं इसके नस्ल पे फोकस करूंगा, गौ संवर्धन पे। और मेरा ये कड़कनाथ फार्म, ये दोनों मेरा मेन है। चलिए, तो कड़कनाथ हो गया, आपका गौ संवर्धन के लिए हो गया। जी। इसके साथ और मछली पालन वाले में थोड़ा कुछ बताइए, उसका देखा जाए, क्योंकि जब समेकित खेती है तो थोड़ा इसके बारे में जाना जाए और अपने दर्शकों को ही बताया जाए कि इसके क्या फायदे हैं। अच्छा, ये कम जगह में भी कई चीजें हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। जैसे ये सारे व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पूरक मीन्स ऐसे ये हो गया कि गाय का जो भी वेस्टेज है, कुछ मुर्गियां यूज कर लेंगे जी, कुछ इधर आ जाएगा तालाब में, अपने मछलियां यूज कर लेंगी। अभी मछलियां इसमें मैंने सब देसी अपने डाले हुए हैं, रोहू, कतला, नैनी और कुछ ग्रास क्राप हैं। और ये बतख भी मैंने 2-4 छोड़ रखे हैं इसमें। अच्छा, ताकि इसमें ये चलते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह को भी ये सब वो करते हैं। अच्छा, एक और चीज का फायदा होता है कि ये चलने से एरेशन होता है और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। ये चीज भी होता है इससे। ये चलाने से भी फायदा है। इसको अगर थोड़ा और ऊपर से देंगे तो और एरेशन होगा और ऑक्सीजन जाएगा। ये मैं कोलकाता में एक बार रहता था, तो कोलकाता में क्या है ना कि वहाँ पे जैसे 6 महीने खेती होगी और 6 महीने के लिए खेत पूरा खाली हो जाता है, तो 6 महीने में मछली पालन ही होता है। वो गड्ढे में सब खेत रहता है, तो वहाँ बिल्डिंग होती है, एकड़ में पूरा खेत रहता है। कोलकाता साइज तो मान के चलिए कि वो मछली के लिए ही माना जाता है। तो वहाँ से कुछ जानकारी कुछ हमको मिली थी, तो हमको लगा कि हाँ, कुछ जानने को सीखने को मिला था। इधर थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये हमारा ये गोभी का खेत है। अच्छा। हाँ, ये गोभी है। कहने का मतलब यही है समेकित खेती, यही है। अपना इधर हम लोग गोभी है, कुछ सरसों की खेती है उधर। अच्छा। बरसीम वगैरह भी बोया गया है इन सबों को खिलाने के लिए। उधर अपना सरसों है उधर। हाँ, तो ये सारा अपना ये मार्केट में बेचते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल मार्केट में बेचा जाता है। ये कब तैयार होगा ये? अभी ये कम से कम 1.5 महीने लगेंगे। अच्छा, 1.5 महीने। हाँ, 1.5 महीने। और कैसे बिकता है ये, कुछ आइडिया है इसका? तो ये मार्केट प्राइस के हिसाब से उस समय क्या रहता है मार्केट में, इसका प्राइस उसी हिसाब से सेल किया जाता है। अच्छा, पर पीस के हिसाब से बिकता होगा ये? केजी के हिसाब। हाँ, यहीं पे व्यापारी आते हैं, लोग लेके चले जाते हैं खेत से ही। अच्छा। लेके जाना भी नहीं होता, टाइम ही नहीं है लेके जाने का। अच्छा। क्योंकि अपना भी मान लीजिए है। तो ये कड़कनाथ वाला जो आप शुरू किए थे, ये कहाँ से लाए थे? मतलब इनका जो चूजे वो कहाँ से खरीदे थे आप? क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, कुछ जानकारी मिली तो उसी वहीं से ये शुरुआत हुआ था। आदिवासी लोग ये सब। बिल्कुल सर, ये झाबुआ का ही प्रजाति है जी। हमारे यहाँ एक है, उन्होंने फार्म डाल रखा था, तो वो मंगाए थे मध्य प्रदेश से। उन्होंने एक बार में 2000 चूजे मंगाए थे। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, देखा, मुझे बड़ा अच्छे लगे सब ये सब। क्योंकि इतने कलरफुल, मतलब ब्लैक एकदम, और
देखने में Demanded बड़े भी, demand सुंदर भी बहुत ज़्यादा है। डिमांड भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इसको वो करते हैं, यूज़ करते हैं खाने पीने में या जो भी है, तो इसका अलग ही रिजल्ट है, अलग ही है, मीन्स एकदम अलग ही है। तो इसको मैंने देखा तो मैं शौकिया तौर पे लेके आया था वहाँ से खरीद के। 15 बच्चे लाया था। 15 में 4 मुर्गे थे और 11 मुर्गियाँ थी। और उसी से मैंने अपना एक छोटा सा हैचरी का सेटअप बनाया और अब जाके इतने सारे, मतलब उस 15 से इतना हुआ है आपका? 15 से टोटल ही कितना हो गया बच्चे और ये मिला के? अभी इस समय मेरे पास 250 प्लस। 250 15 से। हाँ, और ये 15 कितने से। समय पहले की बात है? और ये लगभग 1.5 साल होने को है। 1.5 साल में 250 होता है। और कुछ बच्चे मैंने सेल भी किए हैं, कुछ बड़े मैंने सेल किए हैं, कुछ दोस्तों को, कुछ रिलेटिव्स को भी हाँ, नहीं दिए तो हैं। 400-500 तो हो जाता है ना? 500 प्लस हो जाते हैं। बहुत और अच्छी बात आज है। भी अभी 100 अंडे मैं रखा हुआ हूँ हाँ। हैचरी में अपने। अभी चल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल 100 बिल्कुल अंडे देखा वहाँ पे जाएगा भी है। कैसे आप जी, हैचिंग का काम कर रहे हैं जी, उसमें। जी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं बाकी। चलिए बढ़िया है। अच्छा भैया ये बताइए कि ये जो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जैसे बहुत सारे किसान दोस्त और जो भाई बंधु, ये बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, नहीं समझ में आता है क्या किया जाए, तो क्या ये जो इस तरह का जो सेटअप है फार्मिंग का, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? बहुत ही फायदेमंद क्या होगा। करना चाहिए, थोड़ा सा कुछ मैं बताइए ये उसके बताना बारे चाहूँगा। पहले तो देखिए, इसमें जगह का कोई भी वो नहीं है। ठीक। आप बैकयार्ड कर सकते हैं। आप बहुत सारे अपने किसान भाई हैं, देखने को मिलता है यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने सारी जानकारी वहीं से ली है। हाँ, यूट्यूब से। तो मैं देखता हूँ कि छोटे से 10 बाई 10 के रूम में या फिर ये छोटा सा छप्पर डाल के दरबा बना के लोग रखते हैं। हाँ। उसमें क्या है कि आप 10 चूजे 20 चूजे से शुरू करिए। एक चूजा जब आपका बड़ा होता है, मुर्गा बन जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका प्राइस कुछ और ही रहता है। तो आप बहुत छोटे से शुरू करके और एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करके इसको मेन टाइम बना के और बहुत ही अच्छा इससे लाभ ले सकते हैं। मतलब मुर्गी पालन के साथ साथ गौ बहुत पालन। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। और अब केवल अगर मुर्गे की बात किया जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा जगह, बहुत बड़ा सेटअप, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत है। कुछ आप हजार में काम शुरू हो सकता है। हाँ, 50 चूजों से 100 चूजों से आप शुरू करिए। और एक बार जब वो बढ़ के आपका जब सेल होगा तो आपके पास इतनी बड़ी पूंजी हो जाएगी कि आप 1500 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका कभी भी लॉस नहीं होना है। हाँ, अगर थोड़े से अच्छे तरीके से देख रेख करके किया गया तो कभी लॉस नहीं होगा। बीमारी तो आने का कोई चांस ही नहीं होता है इसमें। जब ये बच्चे होते हैं, जब ये बच्चे होते हैं 1-2 दिन के बच्चे, ब्रूडिंग टाइम पे ही जो मोर्टेलिटी आती है, उसके बाद नहीं आती है। उस कंडीशन में भी कुछ एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है, कुछ ग्रो के लिए दे दिया जाता है, बस उतना ही होता है। इनको खिलाने में क्या क्या देते हैं? खिलाने में आपके सामने ही सब ये वो चावल का दाना और चावल खिलाइए, गेहूं खिलाइए, धान खिलाइए, घर का जो भी वेस्टेज है खाने का वो सब खिलाइए। सब्जी का मार्केट से मैं वेस्टेज मंगा देता हूँ, जो जैसे मंडी में जो सब्जियां आती हैं तो उसमें जो खराब सब्जी होती है तो वो मैं मंगा देता हूँ। वो बड़े टमाटर तो ये बड़े चाव से खाते हैं। टमाटर? हाँ, टमाटर तो खूब खाते हैं ये सब। और जो भी सब्जियों के वेस्टेज है वो खाते हैं। ये इधर बरसीम लगा हुआ है, ये खाते हैं सब। कुछ अलग से इनको टॉनिक वगैरह या और कुछ देते हैं, विटामिन वगैरह? नहीं, विटामिन और टॉनिक्स वगैरह नहीं देता हूँ। लेयर का कुछ मैं 25% दाना इन सबों को खिलाता हूँ। अच्छा। पूरे फीड का 25%। हाँ। जो ये जो अंडे वाली मुर्गियां जो दाना खाती हैं वो इसलिए खिलाता हूँ ताकि न्यूट्रिशंस की कोई कमी ना रहे इन सबों में, जो भी है कंप्लीट होता रहे। बच्चों को मैं स्टार्टर खिलाता हूँ थोड़े दिनों तक, 8-10 दिनों तक। अच्छा। ताकि वो अच्छे से ग्रो कर जाएं, मजबूत हो जाएं, फिर तो वो स्ट्रांग हो जाए, फिर तो अपना वो करेंगे। यही खाएंगे। अपना जो भी घास निकलता है खेत से, जो भी वेस्टेज निकलते हैं वो खाते हैं। क्या भी घास खा रही है वो? बरसीम खाते हैं सब। और जो भी अपना ये सब है यही सब खाती हैं। कुछ अलग से इन सबों को नहीं। हाँ, अगर इसको आप खुले में रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। खैर आपके पास तो जगह है ही है, आप जगह कर है। सकते हैं। जैसे पौधे भी लगा रखे हैं आप? हाँ, कौन सा पौधा है? एक्चुअली जब मैं मुर्गियाँ लाया था तो उस समय मुझे नहीं ये था कि इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। जब मेरे दिमाग में आया कि इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फिर मैंने पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो खेती करनी नहीं है, बस इसी से जो होना है। और बाकी खेती मेरा उधर जो भी है अपना होता रहेगा। तो इसमें चीकू का है, कुछ
पीछे भी 8-10 आम के पौधे लगाए हैं, वो आने वाले 2-3 सालों में बागीचा बन जाएगा। तो मेरे मुर्गियों के लिए दिन में रहने के लिए, क्योंकि मैं खुला ऐसे फार्म किया हूँ, तो दिन में रहने के लिए बहुत बेहतर रहेगा उन सबों के लिए। आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सोच रहे हैं ना? हाँ, इसको फ्यूचर में बहुत आगे, क्या फ्यूचर में क्या देखते हैं, कैसे इसको आगे कितना तक ले जाना है इसको, क्या पहले तो मेरा 2 साल के अंदर मेरा ये टारगेट है कि मैं 10,000 मुर्गियाँ अपने आस पास। अच्छा, ये कड़कनाथ वाला ब्रीड 10,000 तक, देसी 10,000 तक लेके जाना है मुझे। अच्छा, बड़े लेवल पे करना है। अगर मुझे एक्सपोर्ट करने की कहीं से जानकारी मिल गई, कहीं से सपोर्ट मिल गया, क्योंकि अभी तक तो मैं टोटल यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ। जैसे अपने यहाँ इंडिया में तो सेल करना ही है, अगर मुझे कोई एक्सपोर्ट करने की भी जानकारी मिल गई तो मैं एक्सपोर्ट भी करूँगा, मैं अदर कंट्रीज में भी सप्लाई दूंगा। मैं इस लेवल पे इसको लेके जाना चाहता हूँ। मतलब विजन बहुत लंबा है, विजन बहुत लंबा है। और चूंकि इसका नॉलेज मैंने 1.5 साल से धीरे धीरे नॉलेज लिया है, और मुझे अब तो ये हो गया है कि मुझे इसको कैसे भी करके मैं बढ़ा लूंगा। हाँ, इतना नॉलेज हो गया है। अच्छा, तो और अभी तो मैं चूजे भी सेल कर देता हूँ, कुछ बड़े भी सेल कर देता हूँ। यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई लेना चाह रहा है चूजे या ये बड़ा कड़कनाथ मुर्गा लेना चाह रहा है, जी, तो आप फार्म से उसको अवेलेबल करा देंगे? एकदम आए, वो मेरे फार्म पे देखें जी, वो देखने के बाद संतुष्ट हो जाए, उसके बाद लेके जाए। देखिए, इस फील्ड में कुछ ऐसे भी ट्रेडर लोग हैं जो धोखाधड़ी करते हैं। एक बार मैं भी शिकार हुआ था। अच्छा। कलर करके मुझे देसी कह के और वो मिल गए थे, वो वाले व्हाइट लेग हॉर्न के जो मेल बेबी होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, 5 रुपए के चूजे। अच्छा। वो 100 रुपए पीस पे मैंने खरीदा हुआ था। ये कह के कि ये देसी है। बाद में जब बड़े हुए तो व्हाइट लेग हॉर्न निकला वो। हाँ। जिसका कोई बहुत वैल्यू है ही नहीं। ठगी वाला काम है, ठगी वाला बहुत काम है इसमें। तो एक बार मैं ठगी का शिकार हुआ था। तो मैं तो किसान भाइयों से यही कहता हूँ कि आप मेरे फार्म पे आइए, मेरे मुर्गियाँ देखिए, मेरे चूजे देखिए, उसके बाद आप लेके जाइए। आप देखे रहेंगे तो मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, सामने जो ये चीज है, आप सामने से आइए, जो भी है देखिए, समझिए, जो भी जानकारी चाहिए लीजिए, उसके बाद चूजे लेके जाइए या फिर मुर्गे लेके जाइए। तो जो भी है, जानकारी चाहिए, खरीदना है, कुछ भी करना है तो आप फिजिकली यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, भैया से मिल सकते हैं। मिलने के बाद जब पूरा संतुष्ट हो जाए तब आगे अपना जैसा समझे वो कर सकते हैं। आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, जैसे लोग अगर चाहें यहाँ पे आना तो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9120 87 0944। एक और नंबर है, हाँ बता दीजिए, 97 95 4153। क्या नाम आपका है भैया? विवेक मौर्य। विवेक मौर्य जी, ठीक है। कॉन्टेक्ट मौर्य डेयरी फार्म। अच्छा, कड़कनाथ फार्म। यूट्यूब चैनल भी एक आपका है ना, क्या नाम से वो भी बताइए? मौर्य फार्मिंग फ्रेंड करके है। मौर्य फार्मिंग फ्रेंड। हाँ जी जी। चलिए, वो लिंक मैं आप मेरे व्हाट्सअप करिएगा, मैं डाल दूंगा लिंक इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो इसको और अच्छे आप ले जाइए। हम तो यही करेंगे कि दोबारा फिर हमको आने का मौका मिले यहाँ पे। आपको दोबारा मैं बुलाऊंगा और लगभग 6 महीने में बुलाऊंगा। उस समय इसकी कायाकल्प कुछ और ही रहेगी। क्योंकि विजन बहुत बड़ा है और सबका साथ रहा, मम्मी पापा साथ रहे, सब कुछ साथ अच्छे से रहा, तो फिर बहुत आगे तक लेके जाया जाएगा इसको। चलिए, हमारी बहुत मेरे भाई साहब हैं, इनका भी पूरा सपोर्ट